गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शिवराज शर्मा, सोनू, अविनाश, लक्ष्मण। चलिए स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। और जैसा हमारा जो टॉपिक रनिंग में था, उस टॉपिक में हम बात कर रहे थे पीएचएम, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और वहाँ जो मेनली हमारा टॉपिक था वो था परिरक्षण। अभी तक हमारी 2 क्लास हो गई परिरक्षण की, और तीसरी क्लास में जो हम जानेंगे अब हम बात करें जैम, जेली, केचप, सॉस, चटनी। पहली 2 क्लासेस में हमने परिरक्षण के बारे में जान लिया, परिरक्षण क्या है, कैसी इसकी विधियां होती हैं, डिब्बाबंदी क्या है। हमने डिब्बाबंदी तक जो सारी चीजें हैं हमारी वो डिस्कस कर ली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में इस पॉइंट से पूछे जाते हैं। विशाखा, गौरव, गुड इवनिंग। डॉली, राम राम। प्रियंका, प्रिया, गुड इवनिंग। समीना, गुड इवनिंग। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेम के बारे में, और हम उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग 12th में पढ़ के आए होंगे थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी आपने इनकी पढ़ी है। जेम, अगर मैं जेम की बात करूं सबसे पहले तो एक इसके लिए आपने प्रचलित नाम पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। जेम को हम किस नाम से जानते हैं तो ध्यान रखना, जेम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फल पाक। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फल पाक। तो कई बार जेम शब्द ना दे करके आपको एग्जाम में फलपाक शब्द भी मिल सकता है, इस चीज पर आप गौर कर लेना। अब अगर मैं थोड़ा सा और भी नेक्स्ट चलूं, जेम क्या है? तो जेम क्या है? जो फलों का गूदा होता है। क्या होता है? फलों का गूदा। उस गूदे को चीनी के साथ पका करके, फलों के गूदे को चीनी के साथ पका करके जो पदार्थ तैयार किया जाता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? जेम कहलाता है। आपको कंपटीशन में इस तरीके का प्रश्न आ सकता है कि वह पदार्थ जो गूदेदार फल और चीनी को मिश्रित करके बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका जेम। यानी गूदा फलों का और चीनी दोनों को हम मिलाकर के पकाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा जेम। जनरली में अगर बात करूं तो हमें बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं जेम से। पहला प्रश्न में यही पूछा जाता है कि जो जेम है, जेम का टीएसएस कितना होता है? टीएसएस, टीएसएस का मतलब क्या है? टीएसएस का मतलब है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। टोटल सोल्यूबल सॉलिड यानी कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। डायरेक्टली सवाल आता है कि जेम के अंदर जो टीएसएस है वो कितना होता है? तो ध्यान रखना, जेम का जो टीएसएस होगा वो कितना होगा? 68% होगा। जेम का टीएसएस कितना? जेम का टीएसएस 68% होता है। उसके बाद में अगर बात करूं कि जेम के अंदर फल अंश कितना होता है? फल अंश, अगर मैं फल के अंश की बात करूं तो कितना होगा? 45%। टीएसएस तो कितना होगा? 68%। और इसमें जो फलों का भाग लिया जाता है वो कितना होता है? वो 45% होता है। इसके बाद में अगर बात करूं जेम में जो अंतिम बिंदु का तापमान है वो कितना होगा, ये भी आपको पूछा जाता है। अंतिम बिंदु काफी इंपोर्टेंट है ये। जब भी हम जेम को पकाते हैं जो अंतिम बिंदु की जांच करते हैं, और जांच में सबसे इंपोर्टेंट जो फैक्टर है वो तापमान है। तो यहाँ जो अंतिम बिंदु का तापमान होगा कितना होगा? 105 डिग्री सेल्सियस। जेम जब भी हम बनाएंगे अंतिम बिंदु का टेम्परेचर कितना देखा जाएगा? 105 डिग्री सेल्सियस देखा जाएगा। इसके बाद में अगर बात करूं जेम के अंदर अम्लता भी आपसे पूछी जाती है कि जेम के अंदर कितनी अम्लता होती है। तो ध्यान रखना 0.5 से लेकर के 0.6% इसके अंदर क्या होती है? अम्लता पाई जाती है। इसके बाद एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको बता दूं, फल कि जेम बनाने के लिए जो उत्तम फल हैं वो कौन कौन से हैं। काफी जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 और 2021 दोनों में एक ऐसा प्रश्न आया था जेम से जिसने स्टूडेंट्स को बहुत डाउट में पहुंचाया था। वहां डायरेक्टली सवाल ये पूछा गया था कि निम्न में से किस फल से जेम नहीं बनाया जाता? ऐसे क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस फल से जेम नहीं बनाया जाता। वैसे तो दोनों बार जब क्वेश्चन आया था 18 और 21 तो दोनों बार ये डिलीट हुआ था क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में तो स्टूडेंट्स को इसने डाउट में डाला था। तो आपको पता होना चाहिए कि जेम कौन कौन से फलों से बनाया जाता है। आपको एक ही चीज तो पता चल गई कि जेम जो बनाते हैं हम हमेशा कैसे फलों से बनाते हैं? ये गूदेदार फलों से बनाते हैं। जिन फलों के अंदर गूदा होता है उन सारी फलों का उपयोग जेम बनाने में किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सबसे अच्छा जो जेम बनाया जाता है, अगर आपसे सर्वोत्तम पूछा जाए कि सर्वोत्तम जेम किससे तैयार किया जाता है, तब तो आपका जवाब क्या होगा? तब हमारा जवाब होगा सेब। सबसे अच्छा जो जेम है वो तो किससे बनाया जाता है? सेब से बनाया जाता है।
लेकिन इसके बाद अगर हम अन्य फलों की बात करें तो बहुत सारे फल आते हैं। अगर हम चाहें तो हम आम से भी जैम बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम बेर से भी जैम बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो स्ट्रॉबेरी से भी जैम बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी। अगर हम चाहें तो केला से भी जैम बना सकते हैं, केला। अगर हम चाहें तो बेर से भी जैम बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो पपीता से भी जैम बना सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन कौन से फल है जिनसे जैम बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखना आम है, बेर है, स्ट्रॉबेरी है, केला है, इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, जैम बना सकते हैं। यहां तक तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर मैं और भी क्वेश्चन की बात करूं जो एनसीईआरटी बेस्ड आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ लेगा। जैसे अगर मान लो मुझे 1 किलोग्राम सेब का जैम बनाना है, 1 किलोग्राम सेब, तो इसके लिए मुझे किस किस की आवश्यकता होगी। अगर हम 1 किलोग्राम सेब की बात करें, अभी अब आपसे पूछ लेगा। जनरली आप लोग ध्यान रखना, और पूछा भी गया है एग्जाम में कई बार, जब हम 1 किलोग्राम सेब का जैम बनाते हैं तो सेब तो हमारे कितने हो गए, ये तो हमें पता चल गया। सेब की मात्रा तो हो गई 1 केजी। कितनी हो गई, 1 केजी। दूसरी अगर हम बात करें, हम क्या लेंगे इसमें, पानी लेंगे, पानी या जल। पानी कितना लिया जाएगा, वो लिया जाएगा 100 ml। कितना लेंगे, 100 ml। तीसरी अगर हम बात करें, इसमें हम क्या लेंगे, अम्ल लेंगे, अम्ल। और ये ध्यान रखना, सेब में हल्का सा अम्ल पहले से ही होता है, क्योंकि हमें पता है सेब में कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल। तो सेब पहले से ही हल्का सा खट्टा है, तो इसमें जो उसकी मात्रा ली जाती है, वो कितनी लेते हैं, 2 ग्राम लेते हैं। 2 ग्राम इसमें क्या डाला जाता है, अम्ल डाला जाता है। ये तो बात हो गई सेब की। एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहां पर, एक आपसे पूछेगा शर्करा। क्या पूछेगा, शर्करा। आप इसमें चीनी भी तो मिलाओगे। अब ध्यान रखना, जो मीठे फल होते हैं, जितने भी फल मीठे होते हैं, उनमें शर्करा 750 ग्राम मिलाई जाती है, और जो खट्टे होते हैं उनमें 1250 ग्राम मिलाई जाती है। सेब की हमें पता है कैसा फल है, मीठा फल है, तो इसमें जो शर्करा मिलाएंगे वो कितनी मिलाएंगे, 750 ग्राम मिलाएंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 किलोग्राम सेब का जैम तैयार करने के लिए शर्करा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो जब हम 1 किलोग्राम सेब का जैम तैयार करें तो कितनी शर्करा की आवश्यकता होगी, ये होगी हमें 750 ग्राम। अम्ल कितना चाहिए, 2 ग्राम चाहिए। पानी कितना चाहिए, पानी आपको 100 ml चाहिए। ऐसे ही मान लो अगर हम, ये तो सेब की बात कर रहे थे, सेब की जगह अगर मान लो हम पपीता की बात करें, तो थोड़ा सा डिफरेंस यहां आ जाता है। अगर मान लो हम पपीता का जैम तैयार कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आएगा, सेब पपीता हम कितना लेंगे, पपीता हम लेंगे 1 केजी। 1 केजी हमने क्या लिया, पपीता लिया। अगर हम बात करें पानी, पानी कितना ले जाएगा, पानी वही 100 ml। कितना लेंगे, 100 ml। अब अम्ल यहां डिफरेंस होगा, क्योंकि पपीता के अंदर अम्ल नहीं पाया जाता। सेब में तो क्या है, प्राकृतिक रूप से अम्ल होता है, लेकिन पपीता में प्राकृतिक रूप से अम्ल नहीं होता। तो यहां हम जो अम्ल की मात्रा लेंगे वो कितनी लेंगे, 3 ग्राम लेंगे। ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में पपीता और सेब दोनों का मिश्रण दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑब्वियसली आ भी सकता है। और नेक्स्ट हमारी क्या हुई, शर्करा। अब हमारा पपीता भी कैसा होता है, मीठा होता है। पपीता भी मीठा होगा तो शर्करा कितनी लेंगे, वही 750 ग्राम शर्करा यहां पर ली जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैं यहां बात करूं करौंदा, किसकी मैं बात करूं, करौंदा। अगर मान लो हम करौंदा की बात करें, या मैं बात करूं हम खट्टे आम, खट्टे आम या जो देसी आम होते हैं, करौंदा का जैम बना रहे हैं या खट्टे आम का जैम बना रहे हैं, तो जो शर्करा ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी, वो ली जाएगी 1250 ग्राम। कितनी ली जाएगी, 1250 ग्राम शर्करा ली जाएगी। आपको सामान्य सा प्रश्न भी आ सकता है कि 1 किलोग्राम जैम तैयार करने के लिए, 1 किलोग्राम फलों का जैम तैयार करने के लिए कितनी शर्करा की आवश्यकता होती है। अगर किसी फल का नाम स्पेशली नहीं दिया है, जैसे एक क्वेश्चन तो ऐसे आएगा कि सेब का 1 किलोग्राम जैम तैयार करने के लिए कितनी शर्करा चाहिए, तो सेब का तो आपको पता चल गया 750 ग्राम चाहिए। मान लो उसने क्वेश्चन दिया कि 1 किलोग्राम फलों का जैम तैयार करने के लिए कितनी शर्करा की आवश्यकता होती है, किसी फल का उसने नाम नहीं दिया, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब हमारा आंसर ऑप्शन में होगा 750 से लेकर के 1250 ग्राम। कितना हो जाएगा, 750 से लेकर के 1250 ग्राम हो जाएगा। ये तो कहानी हमारी पूरी हो गई जैम की। मेरे हिसाब से क्लियर भी होगा आपका। अब भी कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हम थोड़ा सा अब
नेक्स्ट चलेंगे और फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे जेली के बारे में। ये क्लियर है क्या सभी का? रिया राजपूत गुड इवनिंग, नरेश गुड इवनिंग, नीता, कोमल, सरोजनी गुड इवनिंग सभी को। एक बार मुझे बता दो यहां तक क्लियर हुआ क्या? जेम जेम तो तुम लोगों ने खाया भी होगा, तुम लोग गोलियां खाते हो जेम की। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। प्रिया कन्वर क्लियर है, विशाखा, आकांक्षा। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है अपना? नेक्स्ट पॉइंट है जेली। जेली, और अगर हम जेली की बात करें तो लोकल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है अवलेह। इसको क्या बोला जाता है? अवलेह बोला जाता है। अगर हम जेली की बात करें तो जेली क्या है? फलों का जो पेक्टिन युक्त रस होता है, फलों का क्या होता है? पेक्टिन युक्त रस। इस पेक्टिन युक्त रस को चीनी के साथ पकाकर जो पदार्थ तैयार किया जाता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ को हम कहते हैं जेली। फलों के गूदे को जब हम चीनी के साथ पकाएंगे तो जैम बनेगा। फलों के रस को, कौन से रस को? पेक्टिन युक्त रस को जब हम चीनी के साथ पकाएंगे तो क्या बनेगी? जेली बनेगी। ऑब्वियसली बात है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले यहां एक शब्द आया पेक्टिन। पहली बात तो यह है कि पेक्टिन होता क्या है। अगर मैं पेक्टिन की बात करूं तो पेक्टिन होता क्या है? हम देसी भाषा में अगर चर्चा करें तो देसी भाषा में हम कह सकते हैं कि फलों के अंदर जो खटास पाई जाती है, फलों के अंदर जो खट्टापन होता है वो क्या है? वो पेक्टिन है। लेकिन शायद आपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 10वां चैप्टर पढ़ा हो। 10वां चैप्टर कौन सा है आपका? जैव रसायन। वो चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो वहां आपने पेक्टिन पढ़ा होगा। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन फलों में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन फलों के अंदर पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। अब हमें यहां से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। हमें सवाल यहां पूछा जाएगा कि फलों में जो पेक्टिन की जांच है वो कैसे की जाती है। सबसे पहले हम इसी पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम पेक्टिन की जांच की बात करें फलों के अंदर तो वो दो तरीके से की जाती है। एक तो हम क्या करते हैं? एक तो हम करते हैं एल्कोहल परीक्षण। क्या करते हैं? एल्कोहल परीक्षण। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा हम किसका उपयोग करते हैं? दूसरा हम उपयोग करते हैं जेली मीटर का। किसका उपयोग करते हैं? जेली मीटर का उपयोग करते हैं। आप लोगों को डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा कि फलों में पेक्टिन की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो वैसे तो हमें पता चल गया जेली मीटर के द्वारा की जाती है, लेकिन हम एल्कोहल के द्वारा भी करते हैं। हम एल्कोहल परीक्षण भी करते हैं। एल्कोहल परीक्षण कैसे करते हैं? जो भी हमारे फल होंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच फलों का गूदा लेंगे और 1 चम्मच क्या मिलाएंगे? एल्कोहल मिलाएंगे। उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। हिलाने के बाद उसको एक प्लेट पर गिराएंगे। अगर वो एक ही बार में गिर गया हमारा मिश्रण तो समझ लो कि उसमें पेक्टिन अच्छी मात्रा में है। अगर 2 या 3 बार में गिरा तो समझ लो पेक्टिन उसमें कम मात्रा में है। जेली मीटर की अगर हम बात करें, जेली मीटर क्या होता है? एक शंकु आकार का उपकरण होता है। मैं आपको बता दूं, जेली मीटर एक ऐसी संरचना है इस तरीके की। अब इस तरीके की संरचना है तो इसका एक सिरा तो कैसा होता है? चौड़ा। एक सिरा कैसा होता है? एक सिरा होता है इसका सकरा। यह आपका जेली मीटर है। हम पेक्टिन परीक्षण के लिए क्या करते हैं? इसका जो नीचे वाला सकरा सिरा होता है उसको अंगूठे की सहायता से बंद कर लेते हैं और फल के रस से इसको क्या भर लेंगे? पूरा। फल के रस से इसको पूरा भर लिया जाएगा। नीचे वाले अंगूठे से हम क्या कर लेंगे? इसको बंद कर लेंगे। फिर इसको 1 मिनट के लिए खुला छोड़ा जाएगा। जब ये पूरा भर जाएगा रस से तब हम इसको 1 मिनट के लिए क्या छोड़ेंगे? खुला छोड़ेंगे। फिर जहां तक आकर के रुकता है रस, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? पेक्टिन का परीक्षण करते हैं। इसमें निशान होते हैं, जैसे एक तो होगा 1.25, एक होगा इसमें एक होगा इसमें 0.75, एक होगा इसमें 0.50, एक होगा 0.25। ऐसे इसमें क्या होते हैं? निशान होते हैं। तो जब पेक्टिन मान लो यहां आकर के रुक गया 1.25 पर, अगर वो 1.25 पर आकर के रुकता है तो पेक्टिन क्या मानी जाती है? अधिक मात्रा में। अगर वो इनसे नीचे आके रुकता है तो पेक्टिन कम मात्रा में मानी जाती है। इस तरह से हम जेली मीटर के द्वारा क्या करते हैं? पेक्टिन का
परीक्षण करते हैं। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलें इस पूरे चैप्टर में, तो और भी हमें कई सारी चीजें आती हैं। जनरली में अगर बात करूं जेली, आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा टीएसएस सबसे पहले कि जेली का टीएसएस कितना होता है। टीएसएस वही हमारा टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा। अब जेली के अंदर अगर हम बात करें तो कितनी होती है, 65% होती है। जेली का टीएसएस 65% होगा। और जेम का कितना होता है, मैंने भी आपको बताया, जेम का 68% होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले पॉइंट पर, जेली में जो अम्लता होती है वो कितनी होती है, 1%। इसके अंदर कितनी अम्लता पाई जाती है, 1% अम्लता पाई जाती है। जेम के अंदर कितनी अम्लता थी, 0.5 से लेकर के 0.6%। नेक्स्ट में अगर बात करूं इसके अंदर फलों का अंश कितना होता है, फलों का अंश जेम के अंदर कितना था, 45%। और जेली के अंदर भी कितना होता है, 45%। नेक्स्ट में अगर बात करूं इसके अंतिम बिंदु का तापमान, अंतिम बिंदु, तो ध्यान रखना जेली के अंतिम बिंदु का तापमान कितना होता है, इसका भी आपका 105 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 105 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं जेली बनाने के लिए उत्तम फल कौन कौन से हैं, आगे में क्या आएगा, आगे में आएगा जेली बनाने के लिए फल कौन कौन से फल है। अगर हम सर्वोत्तम जेली की बात करें, ध्यान रखना सबसे अच्छी जेली की बात करें सर्वोत्तम, एक तो मैंने बताया सर्वोत्तम जेम, तो सर्वोत्तम जेम तो किससे बनाया जाएगा, सेब से। लेकिन अगर हम सर्वोत्तम जेली की बात करें तो किससे बनाई जाती है, वो अमरूद से बनाई जाती है। आपको अभी प्रश्न भी पूछा जाए कि सर्वोत्तम जेली किस फल से तैयार की जाती है, तो कौन से फल से तैयार की जाएगी, वो अमरूद से तैयार की जाती है। वहीं अगर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट चलूं और कौन कौन से फल हैं जिनसे जेली बनाई जा सकती है, तो और भी कई सारे फल हैं। अगर हम आम से जेली बनाना चाहें तो हम आम से भी जेली बना सकते हैं। अगर हम अंगूर से जेली बनाना चाहें तो हम अंगूर से भी जेली बना सकते हैं। अगर हम आड़ू से भी जेली बनाना चाहें तो आड़ू के फल से भी हम जेली बना सकते हैं। आलू नहीं है ये, आड़ू है, ठीक है, आड़ू से भी हम जेली बना सकते हैं। तो इन सारे फलों से हम क्या बनाएंगे, जेली बनाएंगे। मतलब ये है जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं सारे फलों से हम जेली बना सकते हैं। बेर से भी जेली बना सकते हैं। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमें प्रश्न पूछा जाता है उत्तम जेली के गुणधर्म। आपको वैसे अगर ये प्रश्न आया तो हमेशा उपयुक्त सभी होगा। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि मेनली कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। जो भी आपकी उत्तम जेली है, एक तो क्या होती है, एक तो होती है पारदर्शक, कैसी होती है, पारदर्शक। दूसरी में अगर बात करूं कैसी होती है, चमकीली, पारदर्शक होगी, चमकीली होगी। एक में अगर बात करूं काटने पर समान सतह में बढ़ जाएगी, काटने पर क्या होगा, समान सतह में कट जाती है, समान सतह में कट जाती है। अगर आप जेली को काटोगे, जैसे पनीर को काटते हो, तो पनीर को आप जैसे ही काटोगे पनीर दो टुकड़ों में, बराबर टुकड़ों में विभाजित हो जाती है जिनकी सतह बिल्कुल चिकनी होती है। ऐसे ही जेली समान सतह में विभाजित हो जाती है। जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती है। जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेती है। उसका क्या कर लेगी, उसका आकार ग्रहण कर लेगी। ये क्या है, ये उत्तम जेली की विशेषता है। कौन कौन से होंगी, जेली पारदर्शक होगी, चमकीली होगी, काटने पर समान सतह वाले टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी, और जिस बर्तन में रखा जाएगा उस बर्तन का वो आकार ग्रहण कर लेती है। इसके बाद में एक इंपोर्टेंट प्रश्न हमारा और आता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है हमारे जेली बनाते समय कठिनाइयां। जब भी हम जेली बनाते हैं तो कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, और ये इंपोर्टेंट भी है, ये हमें कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। एक्चुअली अगर हम कठिनाइयों की बात करें, तीन प्रमुख कठिनाइयां हैं। एक कठिनाई क्या है, एक है जेली का ना जमना, क्या है, जेली का ना जमना, ठीक है। दूसरी में अगर बात करूं, दूसरी क्या है, दूसरी है जेली का रोना, जेली का रोना। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी क्या है, जेली का अपारदर्शक होना, जेली का अपारदर्शक, अपारदर्शक होना। ये तीन प्रमुख कठिनाइयां हैं।
अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ऐसे नहीं पूछेगा कि जेली बनाते समय कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, ये प्रश्न आपको नहीं आएगा। आपको प्रश्न आएगा कि जेली के न जमने का कारण क्या है, आपको कारण पूछा जाएगा, जेली के न जमने का कारण क्या है। जैसे मान लो अगर हमने जेली बनाई और जेली जमी नहीं, तो इसका कारण क्या है। आप लोग ध्यान रखना, अगर हम न जमने के कारण की बात करें तो न जमने के कारण में क्या आती है, कमी। कमी का मतलब क्या हुआ, या तो उसमें क्या है, शर्करा की कमी है, या हम कह सकते उसमें क्या है, खटास की कमी है, खटास की कमी है। यानी जब और शर्करा और खटास की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तब जेली हमारी जमती नहीं है। वो तो हो गया जेली का ना जमना। एक अगर बात करूं जेली का रोना, जेली के रोने को बुलाता है बीपिंग जेली। अब जेली का रोना क्या है, जैसे मान लो जब हम जेली तैयार कर रहे हैं और हमने इन दोनों पदार्थों की मात्रा क्या कर दी, ज्यादा कर दी, हमने शर्करा और खटास दोनों क्या डाल दी, ज्यादा मात्रा में डाल दी। ज्यादा मात्रा में डालोगे तो जब जेली जमेगी तो जमने के बाद उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। जैसे दही देखा है, सर्दियों में दही आप जमाते हो तो दही के ऊपर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। ऐसे ही जेली के ऊपर पानी आ जाता है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, जेली का रोना बोलते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा जेली के रोने का कारण क्या है, बीपिंग जेली का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा इन दोनों की अधिकता। जब शर्करा और अम्लता अधिक मात्रा में होती हैं तो जेली रो जाती है, और जब ये कम मात्रा में होंगी तो जेली जमेगी नहीं। एक अगर हम बात करें जेली का अपारदर्शक होना, अपारदर्शक होने का एक ही कारण है, जब आप फलों की अच्छी तरह से सफाई नहीं करते हो, जब फलों की अच्छी तरह से सफाई नहीं की जाती है तो जो हमें जेली प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी, अपारदर्शक प्राप्त होगी। ये आपका जेली वाला पॉइंट हो गया फिनिश। दोबारा से देख लो एक बार, जेली को क्या कहा जाता है, अवलेय। जेली क्या है, पेक्टिन युक्त रस को चीनी के साथ पकाकर तैयार किया हुआ पदार्थ है। पेक्टिन किसके द्वारा करते हैं, पेक्टिन परीक्षण एल्कोहल के द्वारा और जेलीमीटर के द्वारा। टीएसएच कितना होता है 65, अम्लता कितनी होगी 1%, फलों का अंश 45%, अंतिम बिंदु का तापमान 105 डिग्री सेल्सियस। सबसे उत्तम फल कौन सा है, अमरूद है, उसके बाद आम है, अंगूर है, आड़ू है, सेब है, ये सभी फलों से बनाई जाती है। गुणधर्म मेनली ये होंगे आपके, कठिनाई मैंने आपको बताई दी। एक और मैं आपको बता दूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेली बैग। जेली बैग, जेली बैग का उपयोग कहां किया जाता है, चलो मुझे बताओ किस किस को पता है। जेली बैग का उपयोग किस लिए किया जाता है, अगर हम जेली बैग की बात करें तो जनरली मैं बता रहा हूं आपको, जब हम फलों से पेक्टिन प्राप्त करते हैं, जब हम फलों से पेक्टिन प्राप्त करते हैं तो पेक्टिन प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जेली बैग का उपयोग किया जाता है। पेक्टिन की जांच तो हम किसके द्वारा कर रहे हैं, जेलीमीटर और एल्कोहल परीक्षण के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन पेक्टिन प्राप्त किसके द्वारा किया जाता है, तो जेली बैग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। हम क्या करते हैं, फलों को 4 से 5 भागों में काटते हैं, पानी के साथ में गर्म करते हैं, फिर उसको एक छलनी में से निकालते हैं। तो जिस छलनी में से निकालते हैं वो क्या है, वो जेली बैग है। यानी अगर हम फलों से पेक्टिन प्राप्त करने की बात करें तो पेक्टिन प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जेली बैग का उपयोग किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, चलो बता दो एक बार, सभी का क्लियर है क्या, बताओ भाई सभी का क्लियर हो गया कि नहीं। चले नेक्स्ट, विशाखा, अच्छा क्लियर है, कोमल, जानवा, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। विशेष, गौरव, लक्ष्मण, ओके, चलिए 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक जैम एक जेली। नेक्स्ट में अगर बात करूं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है फल पानक। क्या है, फल पानक। और अगर हम फल पानक की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्क्वैश। फल पानक को हम क्या बोलते हैं, फल पानक को हम जनरली बोलते हैं स्क्वैश। 2-3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं फल पानक से, वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। प्रिया राजपूत, रीना, चलिए कोई नहीं, क्लियर है सभी का। अब अगर हम फल पानक की बात करें तो फल पानक की जनरली अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या है,
ये सर्वाधिक उपयोगी पेय पदार्थ है। क्या है? सर्वाधिक उपयोगी पेय पदार्थ। पेय पदार्थ है फल पानक। क्या है? सबसे ज्यादा उपयोगी पेय पदार्थ है। अब ये होता क्या है फल पानक, तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है? फल रस है। क्या है? फल रस। या फिर हमारे पास क्या है? फलों का गूदा है। फल रस है या फलों का गूदा है, और फिर इसमें हम क्या मिलाएंगे? इसमें मिलाएंगे चीनी, और इसमें क्या मिलाएंगे? अम्ल। फलों के रस या फलों के गूदे को चीनी और अम्ल के साथ में मिला करके जो पदार्थ तैयार करते हैं वो पदार्थ क्या है? वो फल पानक है। जनरली में अगर कहूं तो जूस, जो हम जूस पीते हैं, मैंगो की फ्रूटी आपने पिए हैं, पिए ना मैंगो की फ्रूटी, वो क्या है? वो फल पानक है। शादियों में जो शरबत वगैरह आप बनाते हो, स्पेशल शब्द अगर मैं इसके लिए यूज करूं तो कौन सा? ये एक तरह से शरबत है जो आप यूज करते हो, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? फल पानक बोला जाता है। एक क्वेश्चन यहां से बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा प्रचलित या सर्वाधिक उपयोगी पेय पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा? वो स्क्वैश, या हम कहें तो फल पानक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, मैं यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि फल पानक के अंदर फल रस कितना लेते हैं? फल रस कितना लिया जाता है? तो अगर मैं फल रस की बात करूं तो कितना होगा? वो होगा यहाँ पर आपका 25%। इसमें कितना फलों का रस होता है? 25% इसके अंदर फलों का रस होगा। अगर मैं बात करूं इसमें शर्करा कितनी डाली जाती है, चीनी कितनी मिलाते हैं, तो वो होती है 33 से लेकर के 55%। आपको डायरेक्टली सवाल आएगा कि फलों का रस कितना होता है, शर्करा कितनी होती है, तो शर्करा होगी 33 से लेकर के 55%। इसके बाद में अगर बात करूं इसमें अम्लता कितनी होती है, अम्लता, तो अम्लता इसमें होती है 1 से लेकर के 2%। अम्लता कितनी होगी? 1 से लेकर के 2% होगी। शर्करा 33 से 55, और फल रस की अगर हम बात करें तो कितना होगा? वो आपका 25% होगा। इसके बाद में एक इंपोर्टेंट सवाल यहां से और पूछा जाएगा आपको। वो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा? वो इंपोर्टेंट पॉइंट होगा आपका कि जो फल पानक है या स्क्वैश है, इसका परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इंपोर्टेंटली बात यह बनाया किससे जाएगा? तो सारे ही फलों से बनाया जा सकता है, लेकिन इसका परिरक्षण हम कैसे करेंगे? सबसे मेनली बात यह है। अब मेनली क्यों है? क्योंकि एक हमारा फल है फालसा, फालसा। एक अगर मैं बात करूं करौंदा, फालसा, करौंदा और जामुन, ये जो तीन हमारे फल हैं, इन तीनों फलों का जो फल पानक या स्क्वैश है, उसका परिरक्षण हम किसके द्वारा करते हैं? सोडियम बेंजोएट के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? सोडियम बेंजोएट के द्वारा करेंगे। और इसके बाद जितने भी हमारे अन्य फल हैं, जो भी हमारे क्या होंगे? अन्य फल होंगे, उनके फल पानक का जो परिरक्षण है वो किसके द्वारा होगा? वो केएमएस के द्वारा होगा। और केएमएस को हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। जैसे मैंने आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा कि नींबू के स्क्वैश या नींबू के पानक का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो नींबू के स्क्वैश का परिरक्षण किसके द्वारा होगा? ये होगा आपका केएमएस के द्वारा। लेकिन अगर हम फालसा, करौंदा या जामुन की बात करें तो इनका परिरक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? ये आपका सोडियम बेंजोएट के द्वारा किया जाएगा। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आपका फल पानक या स्क्वैश क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कोमल, केएमएस का मतलब है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। मैंने बताया था आपको परिरक्षण वाले पॉइंट। ये आपका क्लियर हो गया फल पानक या स्क्वैश। इसके बाद में अगर मैं चलूं तो एक हमारा पॉइंट आता है मुरब्बा। जनरली अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका मुरब्बा। ये भी हमारा बिल्कुल सरल है। अगर हम मुरब्बा की बात करें तो ये सभी को पता भी होगा। मुरब्बा क्या है? जो हमारा फल है, फल को जब हम चीनी के साथ में परिरक्षित करते हैं, जो भी हमारा फल है, अब यहाँ फलों का गूदा नहीं है ना फलों का रस है, डायरेक्टली क्या है? फल है सादा। जो भी हमारा ताजा फल होता है, वो ताजे फल को हम चीनी के साथ में क्या करते हैं? परिरक्षित करके रखते हैं। तो फलों को जब चीनी के साथ परिरक्षित करके रखा जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब उसको बोला जाता है मुरब्बा। फलों को चीनी के साथ परिरक्षित करके रखा जाना क्या है? वो मुरब्बा है। जनरली आपको प्रश्न पूछेगा मुरब्बा कौन कौन से फलों से बनाया जाता है, तो इंपोर्टेंटली अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो मुरब्बा बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है?
आंवला से बनाया जाता है। सबसे ज्यादा मुरब्बा किसका बनता है? आंवला का बनता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आम का भी बनता है। उसके बाद में अगर बात करूं तो ये सेब का भी बनता है, मुरब्बा है, सेब है, करौंदा है, बहुत सारे फल हैं जिनका क्या बनता है? मुरब्बा बनता है। लेकिन सबसे इंपोर्टेंटली कौन सा है? सबसे इंपोर्टेंटली आपका आंवला। जनरली आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि मुरब्बा का परिरक्षण किसके द्वारा होता है। मान लो आपको प्रश्न पूछा गया कि मुरब्बा का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो परिरक्षण है मुरब्बा का परिरक्षण, वो किसके द्वारा होता है? वो होता है शर्करा के द्वारा। मुरब्बा का परिरक्षण किसके द्वारा होगा? तो इसका परिरक्षण आपका शर्करा के द्वारा होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं मुरब्बा का टीएसएस भी आपसे पूछा जा सकता है कि मुरब्बा का टीएसएस कितना होता है। तो ध्यान रखना, मुरब्बा का टीएसएस कितना होगा? 68% होगा। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है एग्जाम में कि मुरब्बा का टीएसएस होता है, तो मुरब्बा का टीएसएस कितना? इसका टीएसएस होगा आपका 68%, यानी 68%। इसके बाद नेक्स्ट फिर आपका जो आता है, इसको बोलते हैं सॉस। क्या बोलते हैं? सॉस, या हम कहें तो केचप। सॉस या केचप। अगर हम सॉस या केचप की बात करें, 2-3 इंपोर्टेंट सवाल आपको यहां से आते हैं। दोनों का लगभग एक ही मतलब है। सॉस भी टमाटर की चटनी होती है, केचप भी टमाटर की चटनी होती है। अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर यह है कि केचप तो हल्का सा गाढ़ा होता है, सॉस क्या होती है? पतली होती है। तो हल्का गाढ़ा हल्की पतली है, तो आपको एक सवाल तो यहीं से पूछा जाएगा दोनों के टीएसएस से। अगर हम केचप के टीएसएस की बात करें तो ध्यान रखना, केचप का टीएसएस कितना होता है? 25% होगा। केचप का टीएसएस कितना होगा? 25% होगा। और अगर हम सॉस के टीएसएस की बात करें तो कितना होगा? ये 15 से लेकर के 16% होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यही पूछा जाता है केचप और सॉस से, ठीक है। केचप का टीएसएस 25% और सॉस का टीएसएस कितना होगा? 15 से लेकर के 16% होगा। और ये दोनों ही पदार्थ बनाए किससे जाते हैं? दोनों पदार्थ आपके टमाटर से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाएंगे? टमाटर से बनाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं इसमें परिरक्षण का काम कौन करता है, तो इन दोनों का जो परिरक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो सोडियम बेंजोएट के द्वारा किया जाता है। दोनों ही पदार्थों का जो परिरक्षण है वो किसके द्वारा होगा? वो सोडियम बेंजोएट के द्वारा होगा। आपको प्रश्न भी पूछा जाता है केचप या सॉस का परिरक्षण किसके द्वारा? बहुत बार प्रश्न आया है, तो ये किसके द्वारा होगा? ये आपका सोडियम बेंजोएट के द्वारा किया जाएगा। बाकी आपके जितने भी पदार्थ है परिरक्षण पदार्थ, वो आपके कंप्लीट हो गए। किस किस के बारे में हमने आज जाना? सबसे पहले हमने जैम, उसके बाद जेली, उसके बाद शरबत या हम कहें फल पानक या स्क्वैश, उसके बाद मुरब्बा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सॉस या केचप। जितने भी हमारे इस चैप्टर में थे, हमारे सारे के सारे पॉइंट हो गए अब कंप्लीट, ठीक है। और ये परिरक्षण वाला टॉपिक भी हमारा लगभग यही कंप्लीट है, क्योंकि बाकी सारी चीजें कोई भी हमारी यहाँ से आगे बची नहीं है। एनसीईआरटी में जितने भी फैक्ट आपको दिए हुए हैं, सारे फैक्ट आपके क्लियर है, ठीक है। विशाखा बायो, बायो की क्लास हम सैटरडे और संडे को लेंगे। सैटरडे और संडे में दोनों 2-3 चैप्टर आपके जो है वो क्लियर कर लेंगे अपन। अब इस चैप्टर के 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, आप लोगों ने बहुत पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में। क्वेश्चन आपका, भारत में एफपीओ कब बना? क्वेश्चन है आपका, भारत में एफपीओ कब बना? ए है आपका 1920, बी आपका 1949, सी आपका 1955 और डी आपका 1966। चलिए, प्रश्न मेरा, भारत में एफपीओ कब बना? एफपीओ कब बना? चलो बताओ। मैंने जब इस चैप्टर की शुरुआत की होगी तब पहले ही दिन मैंने आपको बताया होगा ये चीजें, भारत में एफपीओ कब बना। अच्छा, एफपीओ का मतलब नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, एफपीओ का मतलब क्या होता है? एफपीओ का मतलब होता है फ्रूट
प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फल उत्पाद आदेश, फल उत्पाद आदेश। ठीक है, इसको फल उत्पाद आदेश बोला जाता है। विशेष का आंसर सही है 1955। यानी अगर हम एफपीओ की बात करें कब बना, ये बना वर्ष 1955 में। 1920 में क्या हुआ, 1920 में मुंबई में प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला खोली गई। क्या खोला गया, प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, तो ये कब स्थापित की गई, 1920 यानी वर्ष 1920 में। कहां स्थापित की गई, तो ये मुंबई में स्थापित की गई। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपका CFTRI का मुख्यालय स्थित है। CFTRI का मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन है आपका बेंगलोर, बेंगलोर, और बी ऑप्शन है आपका वाराणसी, सी ऑप्शन है आपका मैसूर, मैसूर, और डी ऑप्शन है आपका मुंबई, मुंबई। प्रश्न है आपका CFTRI का मुख्यालय स्थित है, और यहां आंसर आ रहा है डी मुंबई। जितेंद्र क्या बता रहे हो, सी। बताओ भाई जिनके मन में जो भी हो, और सभी अब डी आंसर कमेंट करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा इधर उधर देखने की ज्यादा शौक है, जहां भी तुम्हें इधर उधर दूसरी कमेंट दिखाई देती तुम अपना आंसर जरूर बदलते हो। अच्छा, सभी का डी है। चलिए मैं आपको बता दूं आपका आंसर बिल्कुल गलत है, डी आंसर यहाँ बिल्कुल गलत है। पहले तो मैं बता दूं आपका CFTRI का मतलब क्या है। CFTRI का मतलब है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, केंद्रीय फल प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। अगर हम केंद्रीय फल प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है आपका मैसूर कर्नाटक में। यहाँ अपना राइट आंसर क्या आएगा, मैसूर कर्नाटक राइट आंसर आएगा। मुंबई महाराष्ट्र हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा CFTRI, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा मैसूर कर्नाटक। शिवराज सी, हाँ अब सी बिल्कुल। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं, कोई ना, नेक्स्ट ट्राई करो एक और। क्वेश्चन आपका भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली सब्जी है। भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली सब्जी है। आलू, दूसरा है आपका प्याज, तीसरा है आपका भिंडी, चौथा है आपका मटर। भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली सब्जी है। ये भी तुम्हारा परिरक्षण का ही सवाल है, ध्यान रखना। पूजा गुर्जर ए। अच्छा, आलू, तुम लोग इंडिया वाले आलू खाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि विदेश में भी आलू खाया जाए। वो लोग आलू नहीं खाते, और अगर खाते भी हैं तो उनके यहाँ आलू हो जाता है। तुम लोग अपने घर के हिसाब से बता रहे हो हैं? आलू के पराठे चलेंगे तुम्हारे यहाँ सर्दी में, अब वही गाजर आलू,
गोभी आलू है, किसी दिन आलू, किसी दिन आलू के परांठे, केवल आलू चलेंगे अब। तो डी है मटर। हाँ, डी आंसर इज करेक्ट, डी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो परिरक्षण होता है वो किसका होता है, मटर का होता है। अगर सबसे ज्यादा परिरक्षण मटर का हो रहा है तो सीधी सीधी बात है कि निर्यात भी सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, मटर का हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो निर्यात किया जाता है वो किसका होता है, वो हमारे यहाँ मटर का होता है। ठीक है, बाकी अगर आपसे ओवरऑल पूछी जाए, ओवरऑल अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी फसल है जिसको हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति किससे होती है, तो फिर ध्यान रखना वो कौन सी है। अगर हम सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा की बात करें तो वो है हमारी चाय। ध्यान रखना, चाय से भारत को क्या प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हम सबसे ज्यादा क्या बेचते हैं, हम चाय सबसे ज्यादा बेचते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे भारत में, तब हमारे यहाँ कोई भी चाय नहीं पीता था। अंग्रेज क्या करते थे, जो भी हमारे इंडियंस थे उस टाइम, सुबह 4 बजे इंडियंस को उठाते थे, डंडे मारते थे चाय पीने के लिए। हम लोगों में डंडे मारे जाते थे, तब हमारे लोगों को चाय पीने की आदत पड़ी। और आज आज सब लोग चुस्की के साथ में चाय पी रहे हैं, विदेशों को भी चाय बेच रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वहां चाय से ही स्वागत हो रहा है। और जब शुरुआत हुई तब डंडे मार करके शुरुआत हुई थी चाय की, ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए, काफी ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। बाकी जो नेक्स्ट हम इस चैप्टर के क्विज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है। किसी को कोई सवाल हो तो पुट कर सकते हो, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना आज काफी है। टेस्ट वेस्ट सबमिट करो टाइम से, जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सबमिट नहीं कर रहे। मैंने चेक नहीं किया अभी किस किसने टेस्ट सबमिट किया है। बाकी सर्दियों में अब तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए बढ़िया टाइम है। जो भी आपके पास रजाई कंबल वगैरह है उसमें आराम से बैठे रहो, दुबके रहो, मोबाइल रखो हाथ में, क्लास भी देखते रहो। विशेष CFTRI मुंबई में ही है, मैसूर कर्नाटक में उसका ऑफिस CFTRI का। और कोई? चलिए, काफी है आज के लिए। गुड नाइट, थैंक यू। मैंने मुंबई कराया क्या? चलो 1 मिनट तुम्हारा चेक ही कर लेते हैं, अगर कोई मिसमैच होगा तो चेक कर लेते हैं अभी जस्ट। CFTRI मैसूर में है, अगर आपने मुंबई लिखा है पहले तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये मैसूर कर्नाटक में ही है। आपको दिखाई दे जाएगा, शायद दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई देगा, मैं यहाँ बताता हूँ। मैसूर कर्नाटक बिल्कुल सही है। जहां भी आपने लिखा है CFTRI वो मैसूर कर्नाटक कर लेना। ऐसा हो सकता है तुम्हारी NCERT मुंबई लिखा हो तो मैंने मुंबई लिखा दिया हो। NCERT से आएंगे क्वेश्चन, NCERT बेस्ड है। NCERT के अलावा मैं आपको एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं लिखवाता और ना एक पॉइंट कम करवाता हूँ, जो भी पॉइंट आपके चलते हैं प्योर NCERT है। सर्वाधिक लैक्टोज किसके दूध में होता है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। इसमें ऑप्शन कई तरह से आते हैं। ऑप्शन बताओ, कोई ऑप्शन हो तुम्हारे पास, कैसे कैसे ऑप्शन दिए? चलिए फिर आज के लिए काफी है, बाकी और भी क्वेश्चन आपके तो कल के लिए बचा के रखो, जैसे ही क्लास शुरू करेंगे पूछ लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हुआ करे आप कभी भी पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है, मैसेज कर दो, मैं देख लूंगा, आपको आंसर तुरंत वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।